आपने कभी न कभी ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जैसे नामों को ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये वर्क कैसे करता है और इसका वास्तव में काम क्या है या फिर इसका डेवलप कैसे हुआ? जो आज पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा फ़ेमस है, इतना ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं। आज एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $100,000 हो गया है। तो ये कैसे हुआ और आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कैसे बना, कौन इंसान बनाया और बनाने वाला इंसान इस दुनिया से गायब कैसे हो गया और ये दुनिया के लिए क्यों डिजिटल करेंसी आई? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो पूरे वीडियोज़ में मैं पूरे डिटेल्स में आज इसकी हिस्ट्री बताऊँगा और ये आपको समझाऊँगा कि ये इतना ज़्यादा आज के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और फ्यूचर में फिर इस करेंसी के अलावा और सारी जो अभी रुपए चल रहा है, जो भी कैश आप देखते हो या फिर अभी आप बैंकों का सिस्टम है, ये सब कैसे ये इसको सबको खा जाएगा, ये सब मैं इसकी डिटेल में बताऊँगा आपको। देखो 2008 में दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। बैंक टूट रहे थे क्योंकि बैंकों में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी, लूट-पाट हो रहे थे, तो लोगों का पैसा बहुत लूटा जा रहा था और कुछ तो बैंक धोखाधड़ी कर रहे थे। बहुत सारे जनता के पैसे लेकर भाग जा रहे थे, जैसे अभी नीरव मोदी ने पीएनबी का पैसा लेकर चले गए थे। तो उस बीच एक इंसान का नाम आता है जो जिसका नाम आता है दुनिया के सामने संतोषी नाकामोटो। अब ये नाम पता नहीं कि जिस इंसान ने बनाया है उसका ओरिजिनल नेम है या फिर ये किसी अ, ये साउथ इंडियन कोई नाम है जो इंडियन ही है वो, तो उसने ऐसा रखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में उस इंसान का तो ओरिजिनल नाम बिल्कुल भी नहीं है। ये आता है और ये कहता है कि मैं आपको एक डिजिटल करेंसी दे रहा हूँ जहाँ पे आप डिजिटल ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो बिना किसी बैंक के, बिना किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आप फुल्ली अपना पैसा मैनेज कर सकते हो। तो धीरे-धीरे उस जो ट्रांज़ैक्शन उसने बनाया, जो ब्लॉकचेन बनाया उसका नाम उसने बिटकॉइन रख दिया। तो बिटकॉइन धीरे-धीरे तो पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से नहीं करता है। और उस जब धीरे-धीरे पॉपुलर होने लगा तो ये इंसान सिर्फ़ फ़ोरम पे रहता था, अपना पोस्ट करता था और ये कहीं नहीं, इसका कोई फ़ोटो न अवेलेबल नहीं है, कहीं कोई इमेज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ़ इसने बना कर के और ये अचानक गायब हो गया। 2012 में इसने लास्ट पोस्ट कर दिया कि मैं इस बिटकॉइन को छोड़ रहा हूँ, अच्छे लोग आ गए हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे लोगों के हाथों में मेरा पूरा ब्लॉकचेन है और मैं अब जा रहा हूँ। ये छोड़ के चला गया। इसके पीछे जो वजह है कि भाग क्यों गया और कभी इसने चेहरा नहीं दिखाया, उसके पीछे में हम पूरे डिटेल्स में बताएँगे कि क्या हुआ। देखो, संतोषी नाकामोटो कोई एक नाम नहीं या एक राज भी हो सकता है। क्या वो इंसान था या पूरी एक टीम थी? ऐसा भी हो सकता है कि संतोषी नाकामोटो के नाम से कोई टीम को इतना बड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाना कोई एक इंसान के बस की बात हो ही नहीं सकती है। तो मे बी हो सकती है, मे बी नहीं हो सकती, लेकिन 2008 में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। आज एआई आ गया है उतना। और जब इसको इस टेक्नोलॉजी को उसने बना करके रेडी किया 2008 में, तो उसने एक फोरम पे आया और उसने एक व्हाइट पेपर पे सिर्फ इतना सा लिखा था कि बिटकॉइन पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांजेक्शन। तो बहुत सारे लोग हंसने लगे कि ये कैसा पॉसिबल है कि मैं अपने पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकता हूँ, वो भी बिना किसी गवर्नमेंट के नज़र में आए, बिना किसी बैंक के नज़र में आए। लेकिन उसने सारा सिस्टम बना रखा था और वो लोगों को सामने शो करने लगा। तो मैं आपकी इसके पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है, मैं इसको थोड़ा एक कहानी के माध्यम से आप लोग को बताऊँगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल्स, आप एक नदी के किनारे हो और आप कुछ चाँदी लिए हो और नदी के दूसरे उस पार आपका घर है। आपको तैरना नहीं आता लेकिन आपको जाना है, तो एक सपोज़ करो कि एक नाव है। नाव में जो है, नाव के इस तरफ कोई एक लोग खड़े हुए हैं। वो आपको नहीं जानते हैं, ना आप उनको जानते हो। नाव का अपना एक सिक्का चलता है, यानी कि वहाँ पे एक सिक्का है। तो क्या करते हो कि आप जो है वो चाँदी जो है वो उनको दे देते हो और उसके बराबर में वो है, उसकी वैल्यू के अनुसार वो आपको सिक्के दे देते हैं। मान लो जो नाव में ही चलता है, जो नाव के आस-पास ही रहता है। तो आप क्या करते हो कि नाव पे बैठ जाते हो और नाव पे बैठ जाने के बाद दूसरी ओर जाते हो। तो मान लो कि यहाँ पे आपका आपका चाँदी चलता है, तो मतलब यहाँ पे इस तरफ आपका रुपए, मान लो डॉलर है, तो उस तरफ आपका रुपए है। लेकिन जैसे-जैसे आप जाओगे तो दूसरी तरफ जो है, नाव के जो दूसरी तरफ किनारे पे खड़ा हुआ है, उस सिक्के की कीमत जो उस नाव का सिक्का है, इस तरफ इस कंट्री के अनुसार उसकी कीमत होगी और उस तरफ उस कंट्री के अनुसार। तो जब वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे दूसरा आदमी खड़ा होता है और दूसरा आदमी को वो जब आप सिक्के दोगे तो वो मान लो अगर रुपए लेकर खड़ा है तो वो आपको रुपए दे देगा और आप लेके चले जाओगे, सिक्के उसे दोगे। तो इसी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी काम करती है कि
अगर आपको चाहिए कि मान लो कि किसी एक देश से में आपका मान लो कि 20,000 करोड़ रुपए आपके पास है। अगर आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक कम से कम उसमें 2% 3% ट्रांजैक्शन फीस ले लेता है। फिर जाके दूसरे देश में वो ट्रांसफ़र करेगा दूसरी करेंसी में। फिर करेंसी कन्वर्जन बहुत सारे तरीके आते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जाओ, बिटकॉइंस है, बिटकॉइंस आप खरीदो। मान लो कि मैंने 20,000 करोड़ की बिटकॉइन खरीद लिया। मान लो मैं यूएस में रहता हूँ, मैंने 20,000 करोड़ की बिटकॉइन खरीदा और मैं इंडिया में आकर के 20,000 करोड़ की वही बिटकॉइन बेच दे रहा हूँ। ठीक है? तो जितने रुपए में हमने खरीदा था वो उसकी वैल्यू यहाँ पे उस रुपए में है, तो उसको मैं बेच दे रहा हूँ, तो मेरा पैसा आ गया। यानी कि अब हमें किसी बैंक वगैरह की ज़रूरत नहीं और कोई पूछेगा भी नहीं कि आपका पैसा कहाँ से आया, किस तरह से जा रहा है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जब ये करेंसी आई तो अचानक पूरे बैंक लोग भड़क गए, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम ही इसी पे चलता है, टैक्स पे पूरा सिस्टम चलता है, बैंक भी पैसे लेते हैं, गवर्नमेंट भी पैसे लेती है। तो अगर ऐसा हो गया तो बहुत बवाल हो जाएगा। 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइनिंग हुआ, जिसमें ये लिखा था कि जीनियस ब्लॉक। इसका इतना मकसद होता है कि ये टेक्नोलॉजी बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ है। 9 जनवरी को संतोषी ने बिटकॉइन का पहला सॉफ्टवेयर पब्लिकली अवेलेबल किया कि कोई भी इंसान ट्रांजैक्शन कर सकता है, और 12 जनवरी को पहला ट्रांजैक्शन हुआ जिसे 10 बिटकॉइन भेजा गया। एक यूँ कह सकते हो कि एक फाइनेंशियल एक क्या कहते हैं उसको, एनजीओ था। उसको एनजीओ को एक पहला भेजा। पहले तो कोई ले नहीं रहा था, लेकिन उस पहला एनजीओ को भेजा गया। बिटकॉइन धीरे-धीरे अंडरग्राउंड प्रोग्रामिंग करता रहा और ये धीरे-धीरे अंदर ही अंदर फैलता गया, क्योंकि इसे इल्लीगल कामों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, जैसे कि ड्रग्स खरीदना, वेपन्स खरीदना या फिर टेररिज्म को फैलाना। तो इस तरह से, क्योंकि उसमें किसी का कंट्रोल नहीं था, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, बैंकिंग का कोई कंट्रोल नहीं था। तो और एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजना बहुत ही आसान हो गया था। तो इस पे किसी का कंट्रोल ना होने की वजह से अभी बैंक इस पे चढ़ चुके थे। सरकार भी इस इंसान को ढूँढना शुरू कर दिया था। लेकिन संतोषी नाकामोटो का कोई अपना आइडेंटिटी ही नहीं था। वो कोई पता ही नहीं कर पाया कि है कौन। अगर पता हो जाता, क्योंकि बैंकों का लाखों-लाखों करोड़ रुपए वो नुकसान हो रहा था, क्योंकि लोग ज़्यादातर इस पे शिफ्ट हो रहे थे। क्योंकि जिसको मान लो कि हज़ारों करोड़ रुपए भेजना है, तो बैंकों के पास जाता, बैंक बहुत झंझट करती और 2, 4, 10 दिन लगाते। लेकिन इस पे इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर एक पैसा यहाँ से लेकर के दूसरी जगह पे बड़े आसानी से चला जाता। तो बैंक लोग इसे ढूँढने लगे, कहाँ है बताओ, और पता करो इंसान है कहाँ, लेकिन इसे कोई ढूँढ। और 2011 में इसका आखिरी ईमेल आता है। एक फोरम पे इसने पोस्ट कर दिया कि आई हैव मूव्ड टू द अनदर थिंग्स एंड इट इज़ गुड हैंड्स। यानी कि मैं किसी दूसरे चीज़ों में चला जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और अब जो बिटकॉइन है, ब्लॉकचेन का जो सॉफ्टवेयर है, एक अच्छे लोगों के लिए है। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के बीच में ये सॉफ्टवेयर आ गया था, तो उतना डर नहीं था, क्योंकि किसको पब्लिक या फिर गवर्नमेंट या फिर क्योंकि दुनिया के हर इंसान जो अच्छे बेस्ट इंसान थे, उनके बीच में एक्सेस हो गया था। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। अभी जो देख रहे हो ये बाइनेंस का डैशबोर्ड है। बाइनेंस डैशबोर्ड में आपको यहाँ देख रहे होगे किस तरह से इसमें बिटकॉइंस है, संतोषी है, और ये अलग-अलग टेक्नोलॉजी, अलग-अलग कॉइन्स हैं। तो ऐसे इंटरनेट पे लगभग हज़ारों कॉइन्स बने हुए हैं। लोग अपने-अपने सुविधा के अनुसार कॉइन्स बना करके वो करते रहते हैं। और अब तो पिग्गी कॉइन्स, बहुत सारी कॉइन्स आ गई हैं। लेकिन चलो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आखिर संतोषी नाकामोटो गायब क्यों हो गया? देखो, इसके पीछे गवर्नमेंट की इस पे गवर्नमेंट का तुरंत एक्शन होता है, क्योंकि ये बाईपास करता है बैंकों का जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का नियम है, उसे पूर्ण रूप से बाईपास करता है। और अगर आपको भी मान लो कि मैं पर्सनली ट्रांज़ैक्शन करता हूँ, जैसे पाकिस्तान हो गए या फिर बांग्लादेश हो गए या फिर और अदर कंट्री यूएस वगैरह हो गए, तो इन सब देशों में यूपीआई वगैरह नहीं चलती। तो अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर आप कोई सामान खरीद रहे हो, तो इसमें आपको जो है कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रिए, जैसे कि ट्रांज़ैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि अगर बैंक के थ्रू कर रहे हो, तो आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड चाहिए, फिर उसके बाद में थर्ड पार्टी जैसे पेपाल वगैरह चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि लोग 10% का ट्रांज़ैक्शन ले लेते हैं। यानी कि आप $100 आप स्पेंड कर रहे हो, आप भेज रहे हो किसी को, तो वो रिसीव करेगा सिर्फ $90। उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में बिचौलिए खा लेते हैं। और सेम प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो, बिटकॉइन से करते हो, तो अगर बिटकॉइन से आप $100 किसी को दे रहे हो, जिसे यूएसडीटी कहा जाता है, यूएसडीटी के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस आता है। तो
अगर आपने 100 यूएसडीटी यहाँ से भेजा तो जो यूएस में इंसान है वो 100 यूएसडीटी उसे मिलेगी और वो वहाँ पे सेल करके एज ए डॉलर में उसे कन्वर्ट कर सकता है। डॉलर भी एक डिजिटल करेंसी ही होती है और डिजिटल और वो डॉलर जब वहाँ पा जाएगा तो अब आप पूछोगे आप ये वहाँ पे जब ये डिजिटल करेंसी है तो उसे हैंड में कैसे पैसे मिलेगा? देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि ये यूएसडीटी खरीदते हैं, उसके बदले में ये फिजिकल पैसा देते हैं। एग्जांपल्स के लिए कोई यूएस से हमें 100 यूएसडीटी हमारे पास ट्रांसफ़र करता है, कोई तीसरा इंसान है, तो मैं बोलूँगा भई हमारे पास 100 यूएसडीटी है, तो मैं उसे जैसे ही दे दूँगा, तो वो फिर हमें पैसा उसके बदले जो 1 यूएसडीटी का मतलब जो बस 88-90 ₹88 ₹90 जो आजकल डॉलर्स में चलता है, सेम प्राइस होता है उसका, तो वो उसके अनुसार वो हमारे बैंक में वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे ही पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है और ऐसा नहीं है कि आज जब ये लॉन्च हुई थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2008 में 2008 या 2009 में, तो इसकी कीमत मात्र 54 पैसे के आसपास थी, 54 पैसे या 2-3 रुपए के आसपास थी। आज एक बिटकॉइन की कीमत अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो इतना ज़्यादा हो गई, कम से कम 90 लाख रुपए हो गई। यानी कि 2012 में अगर कोई 1000 रुपए इन्वेस्ट करता तो मुझे पता भी नहीं था कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर कोई इन्वेस्ट कर देता 2012 में 1000 मात्र 1000 रुपए में अगर वो 100 बिटकॉइन भी खरीद लेता, तो आज कम से कम वो 4-5 हज़ार करोड़ का आदमी होता। और इस इंसान ने अभी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो जिसने बिटकॉइन को डेवलप किया था, वो लगभग 21 मिलियन से इसकी 21 मिलियन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, यानी कि बिटकॉइन उसने बनाया था, करेंसी बनाया था, जिसमें से लगभग उसने 1 बिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन अपने पास होल्ड किया। अगर ये इंसान देखा जाए तो आज इसके पास 107 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की अपनी पर्सनल संपत्ति है और उसने कभी सेल नहीं किया। यानी कि दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट मैन में से ये इंसान एक है, लेकिन कहाँ गायब हो गया इसका कोई पता नहीं। इसने अभी तक ये बिटकॉइन को सेल नहीं किया। तो कोई भी इंसान अगर उस वक्त इन्वेस्ट कर देता तो आज कम से कम 5 या 10 हज़ार करोड़ का आदमी होता, अगर 10,000 रुपए भी उस वक्त इन्वेस्ट करता। लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से इंसान हमेशा मार खाता है, हमेशा पीछे रह जाता है। सबसे बड़ी गरीबी का कारण भी है कि जिसके दिमाग में नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ, संतोषी जो है एक संत की तरह आदमी हो सकता था, यानी कि मरने से शायद डरता होगा। वो बस एक आइडिया छोड़ना चाहता था कि ये आइडिया ऐसा कुछ दे दुनिया को और गायब हो जाए। तो उसने ये साबित कर दिया कि कोई इंसान अगर अपना चेहरा ना दिखाना चाहे, कोई इंसान अगर बोलना ना चाहे, कोई इंसान कम्युनिकेशन में अच्छा ना हो, कोई इंसान अगर बातचीत करने में या फिर समाज में रहने के लिए अच्छा ना हो, वो भी इंसान अगर दुनिया को हिलाना चाहे तो हिला सकता है अपने नॉलेज के दम पे, अपने कर्मों के दम पे, जिस तरह से उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दिया। और जितने भी लोग आज इस दुनिया में हैं, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो जाए, चाहे गवर्नमेंट की, चाहे इंडिया की कोई हो जाए या फिर बाहर की कोई, उसको आज तक कोई इंसान ढूँढ ही नहीं पाया कि वो बनाने के बाद गायब कहाँ हो गए। यानी कि कोई नाव बना दे और नाव बना के छोड़ दे नदी में, कोई बस लोग यहाँ से वहाँ जाए, यहाँ से वहाँ जाए, लेकिन उसका कोई मालिक ना हो। तो आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही है, उसका कोई आज ऑफ़िशियली कोई मालिक ही नहीं है और वो ऑपरेट करती जा रही है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी चीज़ें आज आ गई हैं, जहाँ पे अपना-अपना लोग काम करते हैं और इस तरह से ये चेन टेक्नोलॉजी काम करती है। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले फ्यूचर में आपको अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करना चाहिए या नहीं? या फिर आपको ये वर्क कैसे करेगी? देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी चीज़ है और फ्यूचर में इसी का ट्रांज़ैक्शन होगा। जैसे आप पेपाल आप कर रहे हो, आप जो है फ़ोन पे करते हो, यूपीआई करते हो, लेकिन इसमें बैंकों का हाथ होता है, बैंक देखती है। तो उसी तरह से हर जगह पे एक क्यूआर लग जाएगा, जहाँ पे आप बिटकॉइन के एप्लीकेशन से इस क्यूआर कोड पे अपने, जैसे आप फ़ोन पे का एप्लीकेशन ओपन करते हो या आप पेटीएम को ओपन करते हो, तो बिटकॉइन आप ऐसे स्कैन करोगे और जितना का सामान रहेगा उतना बिटकॉइन दे दोगे। उससे क्या होगा, अभी कोई मर्चेंट है, मान लो पेटीएम का मर्चेंट है या फ़ोन पे का है या फिर गूगल पे का है, वो लोग 2% 3% उससे चार्ज करते हैं और हर एक ट्रांज़ैक्शन गवर्नमेंट के आँखों के बीच में रहता है। वो आँख उठाए देखती रहती है। गवर्नमेंट को पता होता है कि ये दुकानदार 1 लाख का ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, कि 10 लाख का कर रहा है या 50 लाख का कर रहा है। लेकिन जब कोई बिटकॉइन से अपना ट्रांज़ैक्शन करेगा तो पूरा का पूरा उसके पास कंट्रोल होगा। ना उसकी गवर्नमेंट को कुछ पता लगेगा, ना वो किसी अथॉरिटी को पता लगेगा।
ना किसी बैंक को पता लगेगा, तो सारा पैसा उसका होगा और वो वही बिटकॉइन उठा करके वो जाके मर्चेंट से सामान खरीद लेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे आपके पास एक नोटों की गड्डी हो और आप जाके चुपके से कोई ज़मीन खरीद लो, कोई जायदाद खरीद लो, गवर्नमेंट को पता ना चले और आपकी हो जाए। तो इसी तरह से ये काम करेगा। और और ये अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, क्योंकि ये चीज़ें लिमिटेड बनती हैं। जो 21 मिलियन बिटकॉइन बनी थी शुरू-शुरू में, आज वो लिमिटेड है। अब उससे ज़्यादा कोई एक भी बिटकॉइन ज़्यादा नहीं बनी है, तो लिमिटेड होने की वजह से मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको आज दुनिया में जो सबसे तेज़, सबसे फास्टेस्ट अमीर बन रहे हैं, वो बिटकॉइन की वजह से। यानी बिटकॉइन एक-एक महीने में, अब बताओ, मैं जो पर्सनली जानता हूँ, जब 2017 में हमने मैं मतलब पता ही नहीं था तब क्योंकि इंडिया में बिटकॉइन को इस तरह से मार्केट किया गया है कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, इस तरह से इसका नरेशन इस तरह से बन गया है। लेकिन ये सचमुच में फ्रॉड नहीं है। इस पे आप ढंग से अगर काम करोगे, समझ करके, सीख करके, तो ये दुनिया का फ्यूचर है। क्योंकि बैंक इतने ज़्यादा फ्रॉड चीज़ें करने लगे हैं, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा करप्टेड हो जा रही है कि अपने पैसे को सिक्योर करना बहुत मुश्किल है। आप बैंक में अपना मान लो 20 लाख रुपए रख दे रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि बैंक कब लेकर भाग जाए। लेकिन आप 20 लाख रुपए का एक बिटकॉइन खरीद ले रहे हो या फिर आप कोई भी करेंसी खरीद ले रहे हो, तो वो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो इंटरनेट पे है और उसका एक कोड मिल जाएगा, आपका अपना अकाउंट रहेगा, उसको आप कभी भी फ्यूचर में बेचोगे। और ऐसा नहीं है, जितना ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आज आपने मान लो कि 100 रुपए के अनुसार आपने 20 बिटकॉइन खरीद लिया, 20 करोड़ आपने लगा दिया, तो आने वाले 10 साल में उस 20 करोड़ की कीमत हो सकता है 200 करोड़ हो जाए, हो सकता है 500 करोड़ हो जाए। तो इससे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई भी बैंक, कोई भी बिज़नेस नहीं दे पा रहा है। तो जिसकी वजह से बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा लाज़मी हो गया है। तो आपके ऊपर है, मैंने आपको सब कुछ सारी चीज़ें बता दी, तो अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये फ्यूचर है और इससे आप भाग नहीं सकते। क्योंकि आने वाले समय में आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके बच्चों को तो ज़रूर पढ़ना होगा 100%। ओके, तो यहाँ तक आपने वीडियो को देखा। इसका पार्ट 2 में लाऊँगा कि बिटकॉइन में कौन